Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will continue with the types of connective tissue, and this is the third part of the explanation series. If you haven't watched the previous videos, then do watch that. Let's start with today's video. In the last video, we have completed the adipose tissue and now we will start the fibrous tissue, mainly formed of fiber forming cells which form the tendons and ligaments. So here the cells are made of fibers. Cells जो होते हैं वो fibrous होते हैं और जो दो यहाँ पे हैं वो है tendons and ligaments. ठीक है, और दोनों का काम ही कनेक्ट करना होता है। ये क्योंकि ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है तो इनका काम भी कनेक्ट करना ही है, बाइंड करना। ओके, फाउंड इन द स्पेसेस बिटवीन द बोन्स एंड मसल्स। ये बोन्स और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। टेंडन्स हेल्प टू अटैच मसल्स टू दी बोन्स। मसल्स और बोन्स को टेंडन्स अटैच करता है। ठीक है, एक मसल को दूसरी बोन से टेंडन अटैच करता है एंड दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी एक एक्सटेंट तक ही लिमिटेड होती है। ठीक है, तो मसल को बोन से टेंडन अटैच करता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। लिगामेंट्स कनेक्ट वन बोन विद अदर। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक एंड हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। अब जो लिगामेंट होता है वो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। ये काफी इलास्टिक होता है और इसकी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी इसमें होती है। ठीक है, लिगामेंट क्या करता है, एक बोन को दूसरी बोन से, और टेंडन एक मसल को दूसरी बोन से अटैच कर रहा है। ठीक है, दोनों का वर्क डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे टेंडन एक मसल को एक बोन से अटैच कर रहा है और यहाँ पे लिगामेंट एक बोन को दूसरी बोन से अटैच कर रहा है। ठीक है, अब ये इसका डायग्राम है, देखो ये एक मसल है। ठीक है, ये रेड पार्ट जो है ये एक मसल है और ये एक बोन है। अब इन दोनों को कौन अटैच कर रहा है हमारा, यहाँ पे क्या हमने देखा था, टेंडन। ठीक है, तो इन दोनों को टेंडन अटैच कर रहा है। एक बोन को दूसरी मसल से टेंडन से अटैच करते हैं। ओके, और ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, तो यहाँ पे ये जो दोनों को अटैच कर रहा है वो है हमारा लिगामेंट। ठीक है, एक बोन को दूसरी बोन से लिगामेंट अटैच करता है और एक मसल को दूसरी बोन से टेंडन अटैच करता है। तो ये थे हमारे फाइब्रस टिश्यू। ये किसके टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। ये फाइब्रस टिश्यू है तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दी स्केलेटल टिश्यू। अब इसके अंदर हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज एंड बोन। सबसे पहले हम कार्टिलेज को स्टार्ट करते हैं। नॉन पोरस, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है, नॉन पोरस, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक। प्रेजेंट इन द नोज, एक्सटर्नल ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ends of the long bone and between the vertebrae। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ पे ये मिलता है, कहाँ पे ये किन रीजन्स पे ये प्रेजेंट होता है। smoothens the bone surface at joints allowing smooth movement of these joints। ठीक है, ये दो बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो बोन्स की एंड्स पे प्रेजेंट करता है और उनके एंड को स्मूथ बना देता है ताकि जब भी दो बोन एक दूसरे से टच हो, मूवमेंट हो, तो बोन्स टच होती हैं जिससे वहां पे डैमेज ना हो, कोई इंजरी ना हो। अगर ये कार्टिलेज दो बोन्स में नहीं प्रेजेंट होगा तो जब भी मूवमेंट होगा दो बोन एक दूसरे से टच होंगी और वहां पे वो रगड़ेंगी। इससे हमारी बोन्स में क्या होगा, डैमेज होगा, इंजरी हो सकती है। तो उस डैमेज और इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए कार्टिलेज दो बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, स्मूथ करता है उनके बोन एंड्स को। ठीक है, मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स एंड इज स्लाइटली हार्डेंड बाय कैल्शियम। अब जो इसकी मैट्रिक्स है वो कैसी होती है, किससे बनी होती है, प्रोटीन्स और शुगर से, और थोड़ी बहुत वो हार्ड होती है किसके प्रेजेंस की वजह से, कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो बोन्स हैं और ये दो बोन्स के एंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो सब्सटेंस दिख रहा है सेमी ट्रांसपेरेंट सा थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारा है कार्टिलेज। ये क्या है, कार्टिलेज। ये दो एंड्स को स्मूथ कर रहा है। ये एक बोन का एंड है, ठीक है, और ये दूसरी बोन का एंड है। अब ये दोनों बोन एक दूसरे से टच होंगे जब भी मूवमेंट होगा, तो ये दोनों सरफेस को कार्टिलेज क्या कर रहा है, स्मूथ कर रहा है, जिससे कि जब भी मूवमेंट हो तो यहाँ पे कोई डैमेज ना हो, कोई इंजरी ना हो। ठीक है, इसलिए ये कार्टिलेज वहां पे प्रेजेंट होता है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज
बोन सबको पता है हार्ड होती है, and it is hard, strong, non-flexible, porous tissue which consists of living cells. अब बोन के सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. ओके, forms a rigid part of the skeletal system and forms the supporting framework of the body and gives shape and rigidity to the body. अब देखो यहाँ पे बॉडी का एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, पूरा एक फ्रेमवर्क बॉडी का कौन बनाता है? स्केलेटल सिस्टम. और स्केलेटल सिस्टम किसके बना होता है? बोन से बना होता है. ठीक है, अगर बोन्स नहीं होंगी तो बॉडी का कोई भी एक प्रॉपर शेप नहीं होगा. ठीक है, तो इट गिव्स शेप टू द बॉडी एंड रिजिडिटी टू द बॉडी. बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स. अब इनकी मैट्रिक्स कैसी होती है? हार्ड होती है. ठीक है, क्योंकि बोन्स भी हार्ड होती है तो सिंपल सी चीज है, इनकी मैट्रिक्स कैसी होगी? हार्ड होगी. दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स. अब जो इसकी मैट्रिक्स होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से बनी होती है. अब देखो बोन जो है इसमें हार्ड, इसकी मैट्रिक्स हार्ड है. ठीक है, और ये इसमें क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम प्रेजेंट है. और यहाँ पे भी जो वो था हमारा जो इससे पहला वाला टाइप था, दैट इज कार्टिलेज, वो भी थोड़ा सा हार्ड था. उसकी मैट्रिक्स किसकी वजह से? कैल्शियम की वजह से. तो कैल्शियम मैट्रिक्स को क्या बनाता है? हार्ड बनाता है. यहाँ पे कैल्शियम उतने अमाउंट में नहीं प्रेजेंट था, यहाँ पे कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स है वो काफी हार्ड है. ओके, एंड बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स. अब बोन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स. ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. वो हमारा क्या था? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. नाउ द लास्ट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे. देखो ब्लड इट इज हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स. ब्लड हमें पता है फ्लो करता है एंड दैट इज व्हाई उसकी मैट्रिक्स भी कैसी होगी? ऐसी जो फ्लो कर सके. दैट मीन्स फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा, और इसकी मैट्रिक्स को कहते हैं प्लाज्मा. And RBCs, WBCs and platelets are suspended in it. अब जो प्लाज्मा है, जो मैट्रिक्स है ब्लड की, उसमें RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स उसमें सस्पेंडेड रहती हैं. प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी. ये तो सबको पता है कि ब्लड पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है. प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स. ठीक है, अब जो प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स. Connects different part of the body and establishes continuity within the body. अब ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड ही तो कनेक्ट करता है. ठीक है, और क्या मेंटेन करता है? कंटिन्यूटी विद इन दी बॉडी. इट ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, फूड, हॉर्मोन्स एटसेट्रा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसका मेनली वर्क होता है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना. ठीक है, जो भी चीजें होती है जैसे ऑक्सीजन होता है, फूड होता है, वेस्ट होता है, वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड. ओके, देन नेक्स्ट इज लिम्फ. इट इज अ ट्रांसपेरेंट लाइट येलो फ्लूइड. ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट एंड लाइट येलो फ्लूइड. इट इज नॉट रेड इन कलर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ RBCs. अब ये रेड नहीं होता है, किसकी एब्सेंस की वजह से? RBCs की वजह से. और यहाँ पे ये क्यों रेड है? क्योंकि यहाँ पे RBCs प्रेजेंट है. RBCs का मतलब है रेड ब्लड कॉर्पसल्स और WBCs का मतलब है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स. ठीक है, इन्हें हम रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं. इट कंटेन्स WBCs कॉल्ड द ल्यूकोसाइट्स. अब लिम्फ में WBCs यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स. And it is present in intercellular spaces and is also called a tissue fluid. अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस में होता है प्रेजेंट, और इन्हें हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं. ओके, सो दिस वाज आवर कनेक्टिव टिश्यू. देखो ये एक पूरा ब्लड है. ठीक है, ये ब्लड है. अब यहाँ पे ये जो लिक्विड पार्ट है जो फ्लो कर रहा है वो हमारा क्या होगा? प्लाज्मा होगा. ठीक है, क्योंकि वो उसकी मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, तो जो फ्लो कर रहा है लिक्विड है वो हमारा क्या है? प्लाज्मा है, यानी कि ब्लड की मैट्रिक्स. अब ये जो आपको व्हाइट सब्सटेंसेस दिख रहे हैं, इसमें ये है हमारे WBCs एंड प्लेटलेट्स. ठीक है,
और ये जो रेड सेल्स टाइप दिख रहे हैं आपको, दीज आर योर RBCs. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट दी कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू पूरा कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज मस्कुलर टिश्यू. ओके, मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स कॉल्ड दी मसल फाइबर्स. अब जो मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, उसमें सेल्स जो कैसी होती हैं, लॉन्ग नैरो सेल्स. ठीक है, ये लॉन्ग होती हैं और नैरो होती हैं. साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म. ठीक है, अब जो इस सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और जो सेल्स होते हैं उन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं. ठीक है, मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स which contract and relax to cause movement. अब जो मसल्स होती हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. अब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट हो पाता है. ठीक है, अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज पढ़ेंगे. ओके, वॉलेंट्री और स्ट्राइएटेड, इनवॉलेंट्री और अनस्ट्राइएटेड एंड कार्डियक मसल्स. ठीक है, अब हम एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो है वो है वॉलेंट्री और स्ट्राइएटेड मसल्स. A voluntary or striated muscle consists of cells with long, narrow, cylindrical and unbranched fibers. ठीक है, unbranched fibers with blunt ends. अब जो इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें फाइबर्स होते हैं. ठीक है, और वो कैसे होते हैं, लॉन्ग, नैरो, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, मतलब वो एक डिवाइड नहीं होते हैं आगे जाके, एंड ब्लंट एंड्स. ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, इनके फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे सेल्स होते हैं. देन मसल्स व्हेन स्टेन शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स और स्ट्राइएशंस. अब जब हम किसी भी चीज को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हम पहले स्टेनिंग करते हैं. वैसे ही जब इन सेल्स को स्टेन करते हैं, मसल्स को स्टेन करके हम जब देखते हैं तो वो कैसे शो करते हैं, बैंड्स, डार्क एंड लाइट बैंड्स, या फिर हम इन्हें स्ट्राइएशंस भी कहते हैं. ओके, ईच मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएट. अब जो हर एक मसल फाइबर यानी कि सेल कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब इनका एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है. दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल, लिम्स, टंग, फेरिंग्स एंड एट द टिप ऑफ ईसोफेगस. अब ये इन सारी जगह पे प्रेजेंट होते हैं. दीज मसल्स कैन बी मूव्ड एट आवर विल. अब इन्हें हम वॉलेंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी विल से चलती है. जब हमारा मन होगा तब हम इन्हें मूव कर सकते हैं, और जब हमारा मन नहीं होगा तब हम इन्हें नहीं मूव कर सकते. इसीलिए हम इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं. ओके, एंड स्ट्राइएटेड मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्राइएशंस शो करती हैं. दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर अटैच्ड टू दी बोन्स. अब इन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये ज्यादातर हमारी बोन से अटैच्ड होती हैं. ठीक है, तभी वो मूवमेंट कॉज करती हैं. एंड दे फॉर्म ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बॉडी वेट. दे फॉर्म ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बॉडी वेट. ओके, दिस वाज आवर वॉलेंट्री और स्ट्राइएटेड मसल. अब यहाँ पे देखो, ये हर एक मसल फाइबर है. ठीक है, यानी कि सेल है. अब एक सेल में आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड्स दिख रहे हैं और एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, यानी कि ये कैसे स्ट्राइएशन शो कर रहे हैं. ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट है. ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर के, ये है इनके न्यूक्लियस. ओके, और इनमें कैसे एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएट है. इनके ये जो एंड्स हैं, ठीक है, ये इनके एंड्स हैं, ये कैसे हैं, ब्लंट हैं. दे हैव ब्लंट एंड्स. और ये अनब्रांच्ड है, यानी कि आगे जाके ये डिवाइड नहीं करते हैं, इनकी कोई ब्रांचेस फर्दर नहीं होती हैं. ठीक है, दिस वाज आवर वॉलेंट्री और स्ट्राइएटेड मसल्स. अब नेक्स्ट जो है दैट इज इनवॉलेंट्री और अनस्ट्राइएटेड मसल्स. अब देखो, पीछे हमने पढ़ा कि जो वॉलेंट्री होते हैं मतलब वो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. अब इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं काम करते, यानी कि जब हमारा मन करेगा तब हम उन्हें स्टॉप नहीं कर सकते. और अनस्ट्राइएटेड मतलब इनमें स्ट्राइएशंस नहीं प्रेजेंट होती हैं. दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स एज दे लैक ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस. अब हम इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें स्ट्राइएशंस नहीं प्रेजेंट होती हैं. दीज आर स्पिंडल शेप्ड. अब जो मसल के सेल्स होते हैं
यानी कि मसल फाइबर्स वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यानी कि लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, ठीक है, इनके एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और ये लॉन्ग सेल्स होते हैं, एंड आर अरेंज्ड इन बंडल्स, दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स, ओके, दे आर यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट मतलब इनका सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा, एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस। They are also called unstriated muscles as they do not show striations or bands. अब इन्हें unstriated भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है, striations या फिर जो डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं वो इनमें नहीं दिखाई देते हैं। These muscles are found in the iris of the eye, in ureter and bronchi of lungs. ये इन सारे रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं कि कौन कौन से रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। देन द मूवमेंट इज नॉट अंडर आवर विल। अब जो इनका मूवमेंट होता है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, हम इनके अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं करा सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट स्टॉप और स्टार्ट देयर एक्शन। अब हम इनके एक्शन को स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि हम कर रहे थे वॉलेंट्री मसल्स में, वैसा कि यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है, इनका मूवमेंट हमारे अंडर नहीं होता है, ओके। अब जो इनका स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कैसे हैं, एंड्स इनके पॉइंटेड एंड्स हैं, ठीक है। ये वहां पे हमने देखा था ब्लंट एंड्स थे, अब यहाँ पे जो इनके एंड्स हैं, ठीक है, दीज आर दी एंड्स ऑफ दी सेल, दे आर पॉइंटेड, और ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है। अब एक सेल में हमें सिर्फ एक न्यूक्लियस दिख रहा है, it means they are uninucleate and they are not showing any kind of striations, यानी कि डार्क और लाइट बैंड्स इनमें नहीं प्रेजेंट हैं, ओके। सो दिस वाज आवर इनवॉलेंट्री और अनस्ट्राइएटेड मसल्स। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक मसल। अब देखो कार्डियक से हमें समझ में आ रहा है कि ये हार्ट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दीज मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। अब ये जो मसल्स हैं यानी कि जो सेल्स हैं इनके, दे आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, दे फॉर्म एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। अब ये एक नेटवर्क टाइप का बनाते हैं, दैट इज इंटरकनेक्टेड बिकॉज दे आर ब्रांच्ड एंड दीज मसल्स आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन दी हार्ट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में, ठीक है। दीज मसल्स वर्क रैपिडली, रिदमिकली एंड टायरलेसली, contracting and relaxing endlessly from embryonic stage until death. अब ये मसल्स कैसे वर्क करते हैं, रैपिडली, रिदमिकली एंड टायरलेसली, ठीक है, और कब से, जब स्टार्टिंग से डेथ तक, ठीक है, ये कभी भी स्टॉप नहीं करते हैं, एंड व्हेन दे स्टॉप इट मींस द पर्सन इज डेड, ओके। सो दीज आर द कार्डियक मसल्स। अभी जो इसका डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें स्ट्राइएशंस दिख रही हैं, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, okay, and only one nucleus is present in the each cell, means it is uninucleate, and they are showing the striations, means they are striated and they are branched, okay. So the cell type is cylindrical, branched and uninucleate. So this was the type of muscle, third type of muscle, which is cardiac muscle, okay. So now we are going to study the last topic of our chapter, and that is the nervous tissue. Okay, nervous tissue means something related to the nerves, okay. Nervous tissue consists of nerve cells called the neurons. अब ये इसमें कौन से cells present होते हैं, nerve cells, और nerve cells को हम कहते हैं neurons, okay. They are specialized to respond to stimuli and transmit stimulus very rapidly from one part to the another part within the body. अब वो कैसे स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो जो भी स्टिमुली हो उसे वो रिएक्ट करते हैं और स्टिमुलस को वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसमिट करते हैं, ओके, यानी कि एक तरह से वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। अब क्या क्या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है, तो ये इन जगह पर प्रेजेंट होते हैं। A neuron or nerve cell is the structural and functional unit of the nervous system. जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेल एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है हमारा, न्यूरॉन और नर्व सेल, और एक किसका है, नर्वस सिस्टम का, ओके। देन अ टिपिकल नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ
सेल बॉडी और साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स। अब इन सारी चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, cell body or cyton is a star shaped and has prominent nucleus। अब देखो, एंड साइटोप्लाज्म। अब जो सबसे पहली चीज सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं? साइटोन। जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है उसे हम कहते हैं साइटोन, और ये कैसी होती है? स्टार शेप्ड एंड हैज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसका एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। Its cytoplasm contains a large nucleus, fine thread-like neurofibrils and Nissl granules। अब जो इसका क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसमें एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फाइन थ्रेड लाइक न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और Nissl granules प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्रॉम द सेल बॉडी अराइजेस सेवरल ब्रांचेस। अब सेल बॉडी में से कई सारी ब्रांचेस अराइज होती हैं। One of the branches grows very large in comparison to the others and this branch is called the axon। अब जो branches इसमें से निकलती हैं उसमें से एक branch बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, as compared to the other branches, और इस branch को कहते हैं axon। The axon terminates into the axon endings। अभी लास्ट में जाके टर्मिनेट हो जाती है axon endings में। The axon ending of one nerve cell is loosely placed on the cell body or cyton of the another nerve cell। अब ये सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक दूसरे से कैसे होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। और कैसे कनेक्ट होते हैं? एक सेल बॉडी का जो एक्सॉन होता है वो दूसरी साइटोन पे लूजली प्लेस्ड होता है, ठीक है। कैसा होता है? लूजली प्लेस्ड होता है। अब यहाँ पे देखो, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये स्टार शेप जो दिख रहा है दैट इज योर साइटोन, ठीक है, यानी कि सेल बॉडी। अब ये जो हमें ब्रांचेस दूसरी दिख रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्रॉन्स कहते हैं। अब ये जो एक ब्रांच इसमें सबसे बड़ी निकली इसे हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है, ये हमारे क्या है? एक्सॉन है। और ये नीचे जाके किस में टर्मिनेट हो जाती है? एक्सॉन एंडिंग्स में, ठीक है, ये नीचे जाके एक्सॉन एंडिंग्स में टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि एक यहाँ पे न्यूरॉन खत्म हो जाता है। एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे अबाउट डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स। देखो, द नोड्स ऑफ रेनवियर आर द गैप्स बिटवीन द माइलिन शीथ। अब देखो, माइलिन शीथ क्या होता है? ये जो हमारी एक्सॉन है इसके ऊपर ये जो कवर टाइप आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमारी है माइलिन शीथ, ठीक है, दैट इज योर माइलिन शीथ, और ये एक्सॉन पे प्रेजेंट है। अब इसमें देख सकते हो जो माइलिन शीथ है इसमें बीच बीच में यहाँ पे गैप्स हैं, ठीक है, दिस गैप इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर। ये जो माइलिन शीथ में गैप्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। देन अदर स्मॉल ब्रांचेस गिवन आउट और बाय द साइटोन आर कॉल्ड डेंड्रॉन्स। अब जो बाकी की स्मॉल ब्रांचेस जो साइटोन से निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं डेंड्रॉन्स, which further divide to form dendrites। साइटोन से ब्रांचेस निकली उन्हें हमने क्या कहा? डेंड्रॉन्स, ठीक है। अब जो डेंड्रॉन्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। द डेंड्राइट्स रिसीव इम्पल्स एंड एक्सॉन टेक्स द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और साइटोन। देखो, अब डेंड्रॉन्स जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, डेंड्रॉन से फर्दर क्या डिवाइड हो जाते हैं? हमारे डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट इम्पल्स को रिसीव करते हैं, यानी कि सिग्नल रिसीव करते हैं, और उसको दूसरे पार्ट तक कौन पहुंचाता है? एक्सॉन, ठीक है। डेंड्राइट रिसीव द सिग्नल एंड एक्सॉन टेक इट फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट और द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, फ्रॉम द सेल बॉडी और साइटोन, टेक इट अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और साइटोन। Both the nerve and muscle tissue work in coordination to help the animal to respond to stimuli। अब नर्व और मसल टिश्यू दोनों ही साथ में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं जिससे कि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टिमुली को रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। अभी जो डायग्राम है हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स के बारे में, ठीक है। ये हमारा एक्सॉन था, ठीक है, दिस इज योर एक्सॉन,
जो एक सबसे ब्रांच जो एक सबसे बड़ी निकली एज कंपेयर टू द अदर, ये जो साइटोन है, ठीक है, इसमें से जो ब्रांचेस डिवाइड हो रही हैं दीज आर दी डेंड्रॉन्स, ठीक है, जो साइटोन से ब्रांचेस निकल रही हैं वो है हमारी डेंड्रॉन्स, और जो डेंड्रॉन से फर्दर डिवाइड हो रही है यानी कि ये जो पार्ट्स हैं ये हमारी क्या है, डेंड्राइट्स, ठीक है, दीज आर दी डेंड्राइट्स। जो साइटोन से फर्दर डिवाइड हो रही हैं ब्रांचेस दैट आर डेंड्रॉन्स, और जो डेंड्रॉन से डिवाइड हो रही हैं फर्दर दैट आर दी डेंड्राइट्स। ओके, so this is a proper diagram of a neuron, or you can say nerve cell, ठीक है। So now we have completed the chapter tissues. This was the last topic, that was of animal tissues, the nerve tissue. So now we have completed the chapter 6 tissues, and this was the last topic of the chapter nervous tissue. I hope you must have understand. Thank you for watching.